से होती है और साइज ऑफ इमेज किससे होती है, आई से। और एक पॉइंट आपको बताया गया है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब कह रहा है कि जो प्रतिबिंब की दूरी होती है और कहाँ से पोल, पोल पर से, अगर बता रहा है कि जो पोल पर से इसकी जो डिस्टेंस होती है, पोल पर से इसकी डिस्टेंस होती है, जैसे कह दें कि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्यान दीजिएगा, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, ध्यान से फिर से समझिए, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, भी होती है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, भी होती है। अब ये तो अभी डिसाइड करेंगे कि दर्पण के सामने है तो प्लस होगा, कि दर्पण के सामने माइनस होगा, पीछे क्या होगा, ये भी डिसाइड करेंगे। पहले इसे था, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी भी हो गई, और ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या कहलाएगी, यू कहलाएगी। ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या कहलाती है, यू कहलाती है। ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या कहलाती है, यू कहलाती है। क्लियर हो गया, अब आगे देखिए, अब आपसे एक पॉइंट उठा है, पॉइंट आपसे क्या बता रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है कि हमें पता है ए डैश बी डैश, ए डैश बी। तो अब पहले बताइए ए डैश बी डैश जो हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष हमारा है, जो प्रतिबिंब हमारी है मुख्य अक्ष से नीचे की साइड क्या है, प्रतिबिंब की जो साइज है, क्या प्रतिबिंब जो बन रही है मुख्य अक्ष से नीचे बन रही है। अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बन रही है, ध्यान दीजिए, अगर प्रतिबिंब हमारी क्या है मुख्य अक्ष से नीचे बन रही है तो कैसे होगी बताइए, कहेंगे सर ऋणात्मक भी। प्रतिबिंब अगर मुख्य अक्ष से नीचे बन रही है तो प्रतिबिंब कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, और ऋणात्मक होगी तो आई किसमें हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर हुआ, अब इस पैसा रहे हैं तो आई किसमें हो जाएगा आपका, माइनस में होगा। क्लियर, अब एक बात तो क्लियर हो गई कि आई किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब आगे चलिए देखिए, अब कह रहा है वस्तु, वस्तु यहाँ पर देखा जाए तो वस्तु जो ए बी हमारी मुख्य अक्ष के ऊपर है, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु, ध्यान दीजिएगा, अगर मुख्य अक्ष से ऊपर वस्तु है तो बताइए क्या होगा, वस्तु किसमें हो जाएगी, वस्तु की जो साइज है किसमें होगी, प्लस में होगी। अब बात आती है अगला, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। आपसे बताया गया है कि जितनी चाहे ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे ध्रुव से लेंस त्रिज्या हो, चाहे ध्रुव से फोकस की दूरी हो, और चाहे ध्रुव से वस्तु की दूरी है, जितने अगर सब दर्पण से अगर पहले पढ़ रहे हैं, अगर सब दर्पण से पहले पढ़ रहे हैं तो क्या होंगे बताइए, अगर दर्पण से पहले पढ़ रहे हैं तो क्या होंगे, माइनस होंगे, ऋणात्मक होंगे। अगर दर्पण से पहले पढ़ रहे हैं तो क्या होंगे, ऋणात्मक। सर कहेंगे अगर दर्पण से पहले पढ़ रहे हैं तो क्या होंगे, ऋणात्मक। अब बताइए अगर दर्पण से पहले पढ़ के ऋणात्मक हो जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, अगर ऋणात्मक हो जा रहे हैं तो बताइए ये किसमें होंगे, ऋणात्मक। वस्तु भी क्या होगी, ऋणात्मक। अब प्रतिबिंब भी दर्पण के ध्रुव से पहले बन रही, अगर दर्पण के पहले बन रही प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, ऋणात्मक। तो अब इसको अगर इसको में एक मान के रखें तो बताइए जितना मान है सबका एक में रखें, जितना मान किसमें रखें, एक में। हाँ, एक में रखेंगे तो क्या होगा, ए डैश बी डैश की जगह क्या होगा, माइनस आई अब बटे ए बी की जगह पर प्लस हो, बराबर ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी ए डैश बी कितना होगा, माइनस भी बटे ये क्या होगा, माइनस। नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, माइनस आई बटे ओ बराबर भी बटे यू। अब बताइए कि यह पढ़ क्या रहे हैं, प्रतिबिंब की मतलब रेखीय आवर्धन क्षमता। क्या पढ़ रहे हैं, रेखीय आवर्धन क्षमता। तो जो हमारी रेखीय आवर्धन क्षमता पढ़ रहे हैं तो इसको किससे दिखाया जाता है, यम से। रेखीय आवर्धन क्षमता को किससे दिखाया जाता है, यम से। अगर रेखीय आवर्धन क्षमता को यम से दिखाया जाता है तो किसके बराबर होगा, यार यम बराबर होगा, होगा कि नहीं। अब बताइए माइनस चाहे यहाँ रखे चाहे माइनस यहाँ रखे, माइनस को दोनों साइड कर सकते हैं, किसी भी साइड कर सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं
कि हमारा यम बराबर क्या हो जाएगा, यम बराबर हो जाएगा माइनस सॉरी माइनस नहीं, हम कह दें आई अपान ओ बराबर माइनस वहां भेज दे तो भी अपान यू। हम ये भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। और अगर हमें और करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए कि आप कह सकते हैं यहीं से डिफिनेशन देख सकते हैं, या इसको अलगे अलगे करना हो तो यम बराबर हम कह सकते हैं कि आई अपान ओ, या अलगे कह सकते हैं कि यम बराबर माइनस भी अपान यू। ऐसा नहीं, लेकिन वैसे अलगे नहीं कहेंगे, ध्यान दीजिए, वैसे अलगे नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे बताइए, वैसे अलगे तो कहेंगे नहीं इनको, डायरेक्ट हम क्या कह देंगे कि यम बराबर कितना होता है, आई अपान ओ बराबर माइनस बी अपान यू। और एक बात और ध्यान दीजिएगा इसमें, ये तो क्लियर हो गया। एक बात और ध्यान यहीं से बताया जाता है, ध्यान दीजिए क्या, कि वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे डिफिनेशन होता है कि किसी वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। या इसे कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष पर किसी वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। ऐसा नहीं, ये क्या है, ये हमारा रेखीय आवर्धन क्षमता है। क्लियर हो गया रेखीय आवर्धन क्षमता। रेखीय आवर्धन क्षमता होता क्या है, वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, यम बराबर होता है आई अपान ओ इक्वल टू माइनस बी अपान बी। अब इसको कल एक बार कराएंगे, इसका न्यूमेरिकल फिर चलेगा, तब आपको तब सबसे आपको न्यूमेरिकल चलेगा, जहां आर बराबर आपको 2f बताया गया है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u बताया गया। और अगला आपको क्या बताया जाएगा, ये जो लिखाने हैं एम बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस बी अपान यू, सब पे आपको क्या चलेगा, सब पर न्यूमेरिकल से आपको बताया जाएगा। ध्यान दीजिए। आज के लिए धन्यवाद। तो जुड़े रहिए, क्लास से देखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, वंश एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोगों को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए यूडीएफ में संबंध आपको बता दिया गया। अब आगे आपको बताना था आज प्रतिबिंब की रेखीय आवर्धन क्षमता, मतलब कह सकते हैं कि रेखीय आवर्धन क्षमता क्या होता है। देखिए आप कि आपको न्यूमेरिकल भी कराना है, लेकिन पहले न्यूमेरिकल से पहले जान लें कि रेखीय आवर्धन क्षमता होता है। जैसे देखिए आपसे बताया गया कि रेखीय आवर्धन क्षमता, रेखीय आवर्धन क्षमता, रेखीय आवर्धन क्षमता, ध्यान रखिएगा, रेखीय आवर्धन क्षमता क्या होता है। वो आपसे इसमें ये बता रहा है कि जैसे अगर हमारे पास कोई दर्पण, कोई एक दर्पण ले लीजिए, सभी से समझ लिए, अभी रफली बस करिए, क्योंकि अभी आज रफली जानना है। अब जैसे मान के चलिए कि मेरे पास कोई एक दर्पण है, मान लिया कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। कैसा मान लिया जाए कि कोई हमारे पास एक अवतल क्या है, मिरर, उसमें अवतल मिरर, कोई अवतल मिरर, क्लियर हुआ। आपसे बताया गया कि अगर ये अवतल मिरर है, बता दें कि यहाँ से इसका क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष। मान ले क्या है इसका मुख्य अक्ष, बताया गया है कि इसका क्या है, मुख्य अक्ष, जिसकी ए पॉइंट आपका क्या है पी, और ए पॉइंट क्या है एफ, और ये क्या है बी, आपको पढ़ा दिया गया है। बोले हमारा क्या है एफ मुख्य फोकस और एसी वक्रता के, और यहाँ पी दर्पण का ध्रुव। क्लियर हो गया। ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा दिया गया है, और बहुत पहले से पढ़ाया गया है कि आपका यू क्या है, आपका भी क्या है, आपका एफ क्या है, आप सब कुछ बता दिया गया है। चलिए अच्छा, अब कह रहा है कि
एक यहाँ वस्तु ले ले ए बी, ये जो ए बी है वस्तु की क्या साइज है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कोई एक वस्तु ले लिया जाए ए बी, जो ये ए बी है वस्तु की क्या होती है, साइज होती है। ए बी वस्तु की क्या होती है, साइज होती है। अब बात आती है कि अगर ए बी वस्तु की साइज है तो पहला वही नियम है कि यहाँ से क्या करें बताइए। सबसे फर्स्ट नियम आपको बताया गया कि यहाँ से सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा लेते हैं। क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा लेते हैं। आपसे बताया गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई क्या करेंगे, जो कहेंगे सर मुख्य अक्ष के समांतर कोई क्या करते हैं, रेखा देते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा लेते हैं जो परावर्तन होने के बाद कहाँ से आते बताइए। तो कहेंगे सर मुख्य फोकस, जो परावर्तन होने के बाद कहाँ आती है, मुख्य फोकस से। जो परावर्तन होने के बाद कहाँ से आती है, मुख्य फोकस से। अब अगली पॉइंट आपसे कह रहा है कि अगला क्या करें, ध्यान दीजिएगा। अगली पॉइंट आपसे कह रहा है कि एक हम ले ले क्या चीज है, आपसे बताया गया है कि दूसरा किरण आ रहता है, कहाँ से रेखा ले, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से जैसे ही किरण ले रहे हो वैसे ही क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। आपको बताया गया तो जैसे ही ले रहे हो वैसे ही किरण क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। आपको बताया गया तो वैसे ही क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। मतलब जैसे किरण लिया जाए वैसे ही किरण क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। जैसे ही किरण लिया जाए वैसे ही किरण क्या हो जाएगी बताइए, वापस हो जाएगी। तब आपसे बता रहा है कि इधर से आ रही इधर से वापस चली जाओ, ये वाली इधर से आ रही इधर से चली जाओगी। तो अब बता रहा है कि दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, आपको बहुत पहले से पढ़ाया गया है कि दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। किसका प्रतिबिंब, वस्तु का। इसको क्या कहा जाता है, वस्तु का प्रतिबिंब। अब अगर इसको वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है तो अब बताइए हमारे पास एक पॉइंट उस दिन बताया गया था कि इससे हम क्या निकाले थे, यूवी अपने संबंध निकाले थे। दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता के अंदर क्या बताया गया था कि दर्पण की प्रतिबिंब, मुख्य फोकस दूरी, वस्तु सबकी जो उसमें रिलेशन था वो बताया गया था। जो आपको बताया गया था कि यू वी और एफ में क्या था, रिलेशन। यू वी एफ में आपको रिलेशन यहीं से क्या किया गया था, बता दिया गया था हमको। अब देखिए बात आपकी यहाँ पर है कि हम क्या करें, एक अभिलंब खींच दें। क्या करें, हम कह रहे हैं सर कि अगर एक हम अभिलंब खींच दें, क्या खींच दिया जाए बताइए, अगर एक अभिलंब खींच दिया जाए। अब अभिलंब कहाँ से खींचा जाए, आपसे बताया गया कि अभिलंब के लिए कंडीशन कई बताई गई कि अभिलंब क्या होता है। एक तो आपको अभिलंब के लिए बताया गया है कि अभिलंब जो होता है, ध्यान रखिएगा कि दर्पण के किसी पृष्ठ से, बताया गया कि दर्पण के किसी पृष्ठ से वक्रता केंद्र तक खींची गई रेखा भी अभिलंब कहलाती है। पहली बात ये आपको ये बताया गया है कि दर्पण के किसी पृष्ठ से, दर्पण के किसी पृष्ठ से वक्रता केंद्र तक, दर्पण के किसी पृष्ठ से वक्रता केंद्र तक खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। दर्पण से किसी पृष्ठ तक, दर्पण के किसी पृष्ठ से वक्रता केंद्र तक खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती, पहला नियम था। दूसरा आपको इसमें बताया जाता है कि वस्तु से, ध्यान दीजिएगा, वस्तु से ध्रुव के मुंह या फिर मेरा वस्तु से ध्रुव पर खींची गई जो आपतित किरण होती है उसको भी क्या कहा जाता है, अभिलंब ही कहा जाता है। समझ में, इसके लिए ध्यान दीजिएगा, हर परावर्तन के नियम के लिए नहीं अभिलंब कहा जाता है, लेकिन जब हम दर्पण पढ़ते हैं तो उसके लिए कह रहा है अगर हम यहाँ से कोई रेखा खींचे तो कह रहा है अगर यहाँ से खींच रहे हो कहाँ लेके जाए, ध्रुव तक। कहाँ से ले, यहाँ से कहाँ ले जाए, ध्रुव तक। तो आपको बताया गया है कि ध्रुव तक ले जाएंगे तो ध्रुव से क्या होती है, खुरावर्तित होके क्या हो जाएगी, चली आएगी। क्लियर, यही आपसे बताया गया है कि ध्रुव से क्या होगी, परावर्तित होकर चली आएगी। ध्रुव से परावर्तित होकर क्या होगी, चली आएगी। तो आपसे बता रहा है कि यह अभी क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक अभिलंब ही। क्या इतने जान लीजिए कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक कोई किरण ले लें कहाँ जो डायरेक्ट इस पर जाए, वस्तु से कहाँ पर प्रवेश करे या वस्तु से कहाँ मिले, कहेंगे सर ध्रुव पर मिले। अगर डायरेक्ट वस्तु से ध्रुव पर मिल रही है, ध्यान दीजिएगा, अगर डायरेक्ट वस्तु से ध्रुव पर मिल रही है तो अब एक पॉइंट हमें मिल रही है, ध्यान दीजिएगा, अलग से पॉइंट में बताओ। पॉइंट हमें क्या मिल रही है, ध्यान से समझिएगा। पॉइंट हमारी क्या मिल रही है, चलिए बड़ा आपसे क्या क्या हुआ है,
पॉइंट क्या होगा दो बच्चे। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये मुख्य अक्ष, ध्यान दीजिए, ठीक है, देखें तो हमारे पास ये क्या है, मुख्य अक्ष है। बता रहा है यहाँ पे हमारी क्या है, ए और बी वस्तु है, क्या है, ए और बी वस्तु है। जहां से एक सीधी रेखा गई है जो क्या है, ध्रुव से निकल कर किस बिंदु पर आकर मिली, वो कहेंगे सर किस बिंदु पर मिली है। ध्यान दीजिएगा यहाँ ए डैश बी डैश, देखिए अच्छा इसी पर मिली है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, मिली इसी पर ये वाली रेखा, ध्यान दीजिए, ये वाली अगर रेखा देखा जाए तो यहाँ से क्या बना रही कि दो समरूप कोण बना रही साथ में। अब जब समरूप कोण बना रही है ये वाली रेखा, इसमें देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा फिगर तो एक बार ध्यान समझिए फिगर, ये अलग तरह से बना लो, ध्यान से देखिए, यही दे यहाँ से ए एक त्रिभुज बना रही है और यहाँ से एक त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज बना रही है। तो अब बता रहा है समरूप अगर त्रिभुज है, कैसे समरूप बताया गया कि ये 90-90 पर है और ए और ए कोण आपस में क्या है, आपतन और परावर्तन कोण आपस में बराबर है, तो यहाँ से बराबर। अब किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर है तो तीसरे कोण भी भाई सीपी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही बताया गया कि अगर दो कोण बराबर तो तीसरे कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। अब अगर आपसे बता रहा है कि अगर तीसरे कोण इसके बराबर होंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर तीसरे कोण इसके बराबर होंगे तो आपसे एक चीज बताया गया, आपसे जो उसी दिन बताया गया था कि समरूप त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है। समरूप त्रिभुज की आपको कंडीशन बताई गई है कि समरूप त्रिभुज में होता क्या है कि भुजाओं का जो अनुपात होता है, मतलब इसका इससे अनुपात, इसका इससे अनुपात, इसका इससे अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब हम कहते हैं कि ए डैश बी डैश मतलब प्रतिबिंब का अनुपात वस्तु से ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी का अनुपात वस्तु की दूरी से। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, पी है, ए डैश पी बटे कहां से कहां तक ए पी, क्लियर हुआ। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात आप ध्यान देते रहिएगा कि अब कह रहा है कि इतना हमें दे दिया, अब हम कहेंगे कि जो वस्तु की दूरी होती है, मतलब वस्तु की जो लंबाई होती है, अब वस्तु की दूरी नहीं, वस्तु की साइज कहते हैं, वस्तु का आकार कह सकते हैं या वस्तु की जो साइज है वह कह सकते हैं। जो वस्तु का आकार है उसको किससे दिखाते हैं बताइए, बोलिए, पहला जो वस्तु का आकार होता है उसको किससे दिखाते हैं, जो वस्तु का आकार है उसको किससे दिखाते हैं, ओ से, किससे, ओ से। और प्रतिबिंब का जो आकार है उसको किससे दिखाते हैं, प्रतिबिंब का जो आकार उसको किससे दिखाते हैं, आई से। मतलब कह सकते हैं, हम ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं